नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो 16 आने सच आपके साथ। मैं हूं रवि ठाकुर। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री देर रात मिठाई की दुकान पर पहुंचे और मिठाई बेचने लगे। छतरपुर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आधी रात में मिठाई की दुकान पर पहुंचे और मिठाई बेचने लगे। बताया जा रहा है कि आधी रात में जब मिठाई दुकान मालिक अशोक अग्रवाल दुकान बंद करने की तैयारी में थे, तभी बाबा बागेश्वर ने अपनी गाड़ी रुकवाई और सीधे दुकान के अंदर चले गए। वो बिना किसी औपचारिकता के दुकान मालिक की गद्दी पर बैठ गए, मिठाई खाने लगे और उसके बाद वो मजाकिया अंदाज में मिठाई बेचने भी लगे। गुरुग्राम के सेक्टर 5 में दबंगों ने एक घर पर पथराव कर दिया। जिस वक्त ये हमला हुआ, पीड़ित परिवार घर के अंदर था और मदद की गुहार लगाता रहा और फोन से बदमाशों का वीडियो बनाया। पूरे मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। रुड़की में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार 2 लड़कों को कुचल दिया। बताया जा रहा है कि हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद भीड़ ने डंपर की चालक की जमकर पिटाई कर दी। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी। सोनू निगम ने लाइव कॉन्सर्ट में भीड़ में खोए एक बच्चे को उसके पेरेंट्स से मिलवाया। बच्चे को सोनू निगम ने अनोखे अंदाज में पेरेंट्स से मिलवाने का वीडियो भी शेयर किया है और इस दौरान ऑडियंस बोर भी नहीं हुए। सोशल मीडिया पर फैंस सोनू निगम की जमकर तारीफ कर रहे हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने दुबई से आए एक यात्री को सोना तस्करी करते हुए पकड़ लिया। जांच में सामने आया कि यात्री ने करीब 45 लाख रुपए का सोना पेस्ट बनाकर अंडरवियर के बर्तों में छिपाया था और उसके बैग से सोने की छड़ी भी बरामद की गई है। जब्त किए गए सोने की कीमत लगभग 96 लाख रुपए बताई जा रही है। कस्टम विभाग ने यात्री को हिरासत में लेकर कस्टम एक्ट के तहत कार्रवाई की। बेंगलुरु में एक हाउस हेल्प ने शादी की सालगिरह पर एक मैरिड कपल को सरप्राइज गिफ्ट दिया। वीडियो में हाउस हेल्प को अपने हाथों में गुलाब और चॉकलेट लिए हुए शर्माते हुए देखा जा सकता है। कपल उस वक्त बेहद भावुक नजर आए। यूपी के मथुरा में एक ही परिवार के 5 लोगों ने जहर खाकर जान दे दी है। मृतकों में पति, पत्नी और 3 बच्चे शामिल हैं। कमरे में बेड पर मां समेत एक बेटी और एक बेटा मिले, जबकि दूसरी बेटी का शव चारपाई पर, पति का शव फर्श पर मिला। पुलिस को सुसाइड नोट मिला जिसमें रसोई की दीवार पर लिखा था कि मैं, मनीष और सीमा अपनी मर्जी से मर रहे हैं और पुलिस किसी को परेशान न करे। भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव ने कार्यक्रम में ब्राह्मण बच्चे को अपना पैर छूने से मना कर दिया। कार्यक्रम के दौरान जब एक बच्चा उनका पैर छूता है, तब वो कहते हैं आप पैर मत छुआ करो, आप ब्राह्मण कुल के आदमी हो। उन्होंने कहा हमारे यहाँ संस्कार है, हम ब्राह्मण बच्चों का भी पैर छूते हैं। आप पैर मत छुआ करो, आप ब्राह्मण कुल के आदमी हो, ठीक है। और हम ब्राह्मण बच्चों का भी पैर छूते हैं, हमारे यहाँ संस्कार है। हरिद्वार में चलती कार में 2 शख्स रील शूट करते नजर आए। स्टंट का वीडियो सामने आते ही पुलिस ने कार के मालिक को हिरासत में लिया। इसके बाद शख्स ने अपनी गलती स्वीकार की और दोबारा स्टंट नहीं करने का वादा किया। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज के एक शॉपिंग मॉल में 2 महिलाओं के बीच जमकर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि एक महिला ने अपने पति को उसकी प्रेमिका के साथ शॉपिंग करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। हंगामे के दौरान प्रेमिका के साथ शॉपिंग करने वाला शख्स मौके से फरार हो गया। वहीं पश्चिम बंगाल में चुनावी तपिश के बीच धार्मिक ध्रुवीकरण की पिच तैयार की जा रही है। बाबरी के बहाने विवाद की चिंगारी सुलगाई जा रही है। टीएमसी के पूर्व नेता हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में पिछले साल बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी और अब 11 फरवरी से उन्होंने बाबरी मस्जिद के निर्माण का ऐलान किया, जिससे हिंदूवादी संगठनों का गुस्सा भड़क उठा। हिंदूवादी संगठन विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने ममता बनर्जी पर सवाल खड़े कर मुर्शिदाबाद कूच का ऐलान कर दिया। लखनऊ में फावड़ा लेकर विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। हालांकि कानून व्यवस्था का हवाला देकर पुलिस ने उन्हें रोक दिया, लेकिन इस बीच बाबरी मस्जिद का विरोध करने वालों को हुमायूं कबीर ने सीधी चेतावनी दे डाली। हुमायूं कबीर ने कहा कि हम बाबरी मस्जिद बनाकर रहेंगे, अगर हिम्मत है तो रोक कर दिखाओ। साफ है, बाबरी के बहाने हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के मुस्लिम वोटों को साधने का दांव चलाया। नई पार्टी बनाकर बंगाल के मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण का पूरा प्लान बनाया है। उनकी नजर बंगाल के 30% मुस्लिम वोटों पर है।
जो फिलहाल ममता बनर्जी का कोर वोट बैंक बना हुआ है। ऐसे में हुमायूं कबीर की सियासत ममता बनर्जी के लिए चिंता का सबब है। सवाल है कि क्या अब की बार चुनाव में मुस्लिम वोटों का बिखराव होगा? क्या हुमायूं कबीर का बाबरी दाब टीएमसी को तनाव देगा? ये रिपोर्ट देखिए। हर हर महादेव के जय घोष के साथ हिंदूवादी संगठन विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने लखनऊ से मुर्शिदाबाद कूच का ऐलान कर दिया। लखनऊ में जगह जगह पोस्टर लगाकर मुर्शिदाबाद चलने का आह्वान किया। पोस्टर में लिखा गया कि हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे। ये पोस्टर विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय की ओर से लगवाए गए। वजह है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण, जिसकी नींव पूर्व टीएमसी नेता हुमायूं कबीर ने रखी, 6 दिसंबर को रखी। बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद हुमायूं कबीर ने ऐलान किया कि 11 फरवरी से मस्जिद का निर्माण शुरू होगा। जिसके बाद हिंदूवादी संगठन ने हुमायूं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, किसी भी सूरत में मस्जिद नहीं बनने देने का ऐलान किया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद को लेकर अब आर पार की लड़ाई तेज हो गई है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के जो कार्यकर्ता हैं आज लखनऊ से पश्चिम बंगाल कूच कर रहे हैं। हाथों में उनके पूरी तरीके से आप देख सकते हैं फावड़ा है, तैयारी है। उसके अलावा पुलिस ने घेराबंदी की है। आप बताइए कि ये फावड़ा लेकर आप लोग कहाँ कूच कर रहे हैं? हम लोग मुर्शिदाबाद के लिए निकल रहे थे, पुलिस ने हम लोग को रोक दिया है, पर हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी देश के हर एक कोने से निकल रहे हैं और मुर्शिदाबाद पहुंचेंगे। 10 से 12 हजार की संख्या में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पहुंचेंगे और निर्माण को रोका जाएगा। ये बाबर के नाम पे मस्जिद बना रहे हैं, आप किसी और के नाम पे मस्जिद बनाते, आप कलाम साहब के नाम पे मस्जिद बनाते, हम सब जाते, एक एक ईंट वहां स्वयं रखते और जो समर्थन हो पाता सब करते। हिंदू मुसलमान राइट्स कराने का जो इनका मोटिव है वो हम नहीं होने देंगे। लखनऊ से हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता मुर्शिदाबाद के लिए निकले, लेकिन कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका जाहिर कर पुलिस ने रास्ते में ही उन्हें रोक दिया। लेकिन तनाव बढ़ने लगा। ये तनाव तब और बढ़ा जब यूपी के मौलाना जर्जिस अंसारी का बाबरी को लेकर तकरीर पेश की। अरे बाबरी मस्जिद तो वो इसलिए कहलाती थी क्योंकि उसको बाबर ने बनवाया था और वो अब तोड़ दी गई, शहीद कर दी गई, खत्म कर दिया गया। लेकिन हम उसको बाबरी मस्जिद पहले भी मानते थे, आज भी मानते हैं और कयामत की सुबह तक उसको बाबरी मस्जिद मानते रहेंगे। जब तक जिंदा हूं कहता भी रहूंगा कि वो बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद रहेगी। बाबरी पर मचे बवाल के बीच पूर्व टीएमसी नेता हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बनने वाली बाबरी मस्जिद की डिजाइन जारी की, जिसमें 3 गुंबद नजर आ रहे हैं। साथ ही हुमायूं कबीर ने ऐलान किया 11 फरवरी को न्यू बाबरी का निर्माण होगा। सुबह 9 बजे यात्रा शुरू होगी। बाबरी यात्रा 235 किलोमीटर की होगी। सुबह 10 बजे कुरान की तिलावत होगी। दोपहर 12 बजे से मस्जिद का निर्माण शुरू हो जाएगा। हुमायूं कबीर का दावा है कि 2 साल के अंदर मस्जिद बनकर तैयार हो जाएगी। কমনিয়াল আমরা যখন রাম মন্দির হয়েছিল আমরা ভারতবর্ষের মুসলমান কেউ তার বিরোধিতা করিনি। যখন বহরমপুরে রাম মন্দিরের শিলান্যাস হচ্ছে আমরা কেউ বিরোধিতা করিনি। আমাদের মসজিদ করার অধিকার আছে। আমার পুত্র সন্তান হলে তার কি নাম রাখবো সে নাম রাখার অধিকার সংবিধান আমাকে দিয়েছে। সেই সংবিধানকে সম্মান জানিয়ে ভারতবর্ষের নাগরিক হিসাবে আমি যে মসজিদ করছি সেই মসজিদের নামকরণ যখন কমপ্লিট হবে তখন কি হবে। हुमायूं कबीर के बाबरी दाव पर तनाव बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बाबरी मस्जिद का मुद्दा गर्मा गया है। बाबरी के बहाने चुनावी राज्य में धार्मिक ध्रुवीकरण की पिच तैयार हो रही है। सवाल है कि क्या पश्चिम बंगाल चुनाव में बाबरी ही बड़ा मुद्दा होगा? क्या बाबरी के नाम पर हिंदू मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा? क्या हुमायूं कबीर का बाबरी वाला दाव ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। वहीं बड़ी खबर आपको बता दें, बाबरी ढांचे को लेकर सीएम योगी का भी आज बड़ा बयान है। बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण नहीं होगा, कयामत के दिन तक पुनर्निर्माण नहीं होगा। ये जो सपने देख रहे हैं
वो कभी पूरे नहीं होंगे। देश के कानून को मान लो, कानून तोड़ने वालों को जहन्नम मिलेगा। भारत में कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वह दिन आने वाला नहीं है। और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वह दिन। बाहरी दिल्ली में शाहबाद डेरी के राजकीय उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्यालय का भवन बनने के महज 5 साल के भीतर ही वो खंडर हो गया। 32 करोड़ रुपए की लागत से बने 4 मंजिला भवन के ढांचे में असंख्य दरार आ चुकी है। अधिकांश बीम कॉलम से सरिया बाहर आ चुका है। ज्यादातर दीवारों से प्लास्टर के साथ साथ टाइलें भी गिर चुकी हैं। इमारत के इतने खतरनाक हाल को देखते हुए शैक्षणिक सत्र को 6100 छात्र छात्राओं को दूसरे स्कूल में शिफ्ट करना पड़ा है। 3200 छात्राओं समेत बच्चों को हर रोज 4 से 5 किलोमीटर का सफर कर स्कूल जाना पड़ रहा है। हर रोज आवाजाही से छात्र छात्राएं, अभिभावक परेशान हैं। लगभग 32 करोड़ रुपए की लागत से यह 4 मंजिला इमारत 2 जनवरी 2020 में बनकर तैयार। 5 साल के भीतर ही इसे जान माल के लिए खतरनाक मानते हुए इस पर ताला लगाना पड़ गया। दुखद तो यह है कि जहां देश का भविष्य तैयार होता है, वहां भ्रष्टाचार की ऐसी कहानी लिखी गई। दिल्ली के सरकारी स्कूलों की बदहाली उजागर करती ये रिपोर्ट देखिए। लेकिन रोहिणी में मौजूद इस स्कूल को लेकर जो स्थानीय लोग हैं, जिनके बच्चे शायद इस स्कूल में जाया करते होंगे, कभी उनसे बात करते हैं, या अभी भी अगर जाते हो जिनको दूसरी जगह बच्चों को शिफ्ट किया गया है क्योंकि स्कूल जो है वो जर्जर हालत में है, उनसे बात करते हैं कि क्या उनका भी मन दुखता है कि स्कूल एकदम पास में होते हुए भी बच्चे इस बिल्डिंग में नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि स्कूल जर्जर हालत में है। भैया, स्कूल, ये जो स्कूल है, इसको आम आदमी पार्टी ने अपना मॉडल के तौर पर पेश किया था कि इस तरीके के स्कूल जो है वो दिल्ली के और भी जगह पर होंगे। 2020 में बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ और देखिए 2026 चल रहा है। 25 तक जो है आम आदमी पार्टी की सरकार रही, जिनके राज में ये बनाया गया। 32 करोड़ की लागत लगी थी। क्या आपका बच्चा भी जाता था इस स्कूल में? मैम, मेरे बच्चे तो नहीं, हमारी कॉलोनी के बहुत बच्चे जाते थे जो अब दूसरे सेक्टर 27 में जाते हैं। पर ये स्कूल अभी 2 साल हो गए इसको, ये डैमेज है। अरे 26 चल रहा तो मतलब 24 से डैमेज हो गए वापस। यस। मन दुखता है जब ऐसी आप ही लोगों का पैसा होता है, कुछ टैक्स वाले पैसा देते हैं, उसी टैक्स के पैसे से सुविधाएं लोगों को दी जाती है, लेकिन 32 करोड़ की लागत का ये स्कूल बनाया गया था। कहाँ लग रहा है 32 करोड़ लगा है? मैम, इसमें सारी पुरानी ईंटें आप देख रहे हो, खुद ही देख सकते हो। बाकी सब ये चमक रहा है। स्कूल इतना बड़ा, 32 करोड़, इसमें 5 करोड़ लगे, वो बहुत बड़ी बात है। ये सब पैसे खाए गए हैं और कुछ नहीं है। बच्चा कहाँ जा रहा है स्कूल अब? आप सेक्टर 27। तो सेक्टर 27 में शिफ्ट किया गया बच्चों को? जी मैम। कितनी दूर पड़ता है यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर। पहले यही जाता होगा? जी। मनीष सिसोदिया जी कह रहे थे कि वर्ल्ड क्लास स्कूल है। मैम, दिख तो रहा है वर्ल्ड क्लास है, अलग ही चमक रहा है। 5 स्टारों में नाम आता है इसका। कैसी चमक लग रही है? मैम देख लो, उजाला, पूरी रोशनी आंखों पे पड़ रही है। इससे ज्यादा और कौन सी चाहिए? बिना चश्मे के देख ही नहीं पा रहा कोई, बिना चश्मे के कोई देख ही नहीं पा रहा। इतनी चमक मार रही है स्कूल की। कैसी चमक लग रही है आपको? बिना चश्मे के दिख ही नहीं रहना मैम। नहीं, चश्मा चाहिए इसके लिए? हाँ, इसके लिए चश्मा कैसा होना चाहिए? HD वाला। हाँ, वो केजरीवाल सरकार का चश्मा होना चाहिए। हाँ, 3D प्रिंट वाला। मनीष सिसोदिया कह रहे थे कि ऐसे स्कूल पूरे दिल्ली में बनवाएंगे। आधे तो चल रहे हैं, आधे तो खराब ही पड़े हैं। 32 करोड़ का बना था ना ये स्कूल? पता नहीं, उस टाइम तो हम छोटे थे, अब बड़े हुए हैं। 5 साल पहले ही वो हो गए क्या तुम?
उस टाइम में यहाँ पे नहीं था ना, मैं उस टाइम गाँव में था जब ये बन रहा था, जब ये चालू हुआ था, जब आया था मैं। तो यही है, जब इतना पैसा लगाने के बाद भी जब ये कामयाब नहीं है तो इस पैसा कहाँ गया? वही बात है ना, सरकार अब जो आ रही है वही, जो आ रहा है वो अपने अपने हिसाब से। पार्टी के राज में तो ऐसा स्कूल था, बीजेपी से कोई उम्मीद है? अब बीजेपी करेगी तो देखा जाएगा, बीजेपी से भी उम्मीद तो नहीं लग रही। पहले जो है कि जाने हमने इसमें काम करा था, जब मैं खुद मिस्त्री हुई, इसमें काम करा था प्लास्टर का, तो इसके जो है कि कम से कम 5 एक का मसाला लगना चाहिए था, कम से कम, तो कुछ मजबूती इसको मिलती। और जहाँ 15 एक का 20 एक का माल लगेगा मसाला, तो कहाँ से डटेगा ये? अब तो झड़ रहा, गिर रहा है, तो उस समय जांच नहीं हुई, अब क्यों जांच हो रही है? अब सरकार बदल गई है। हाँ, सरकार बदल गई तो अपनी अपनी सब सरकार तो उल्लू सीधा करती, गरीबों को कौन देखता है? लेकिन एक बात बताइए, यार भी देखना चाहिए था, कई एक का मसाला लगा है, कई एक का लग रहा है, कितना लगाया गया है, इस चीज को पहले जांच होनी चाहिए थी ना। केजरीवाल जी ने क्यों ध्यान नहीं दिया? मनीष सिसोदिया जी के डिप्टी सीएम थे। केजरीवाल सरकार थी तो केजरीवाल बनवाया, अब जिसकी सरकार है वो उसको सीधा करे, अब बनवाए वो। आप जैसा कि बता रहे कि आपने इसमें काम किया है, तो खड़ा हो गया है, इसमें कीमत तो इतना लगा है, 32 करोड़ लगा है। वो तो बता रहा हूँ, बताया जा रहा है कि इतना लगा है। अब इतना लगता है कि तो मजबूत नहीं होता, ये क्यों गिरता, क्यों बच्चा हमारे 27 में जाते हैं? सरकार जो कि बदलती रहती है, अपना अपना उल्लू सीधा करती रहती है। मनीष सिसोदिया जी से कोई, केजरीवाल जी से ये तो पूछिए ना कि 32 करोड़ रुपए लगे थे तो स्कूल कैसा तक? हम मजदूर आदमी हैं, कहाँ तक पहुँचेंगे? ये आपकी पावर है, मीडिया आपकी पावर है, ये न्यूज इंडिया आपकी पावर है। पहुँचेंगे? आप बोलिए ना, ये बात आपकी मजदूर आदमी है, मजदूर आदमी जब भी होता प्रदूषण लग जाता, मजदूर आदमी क्या करेगा? ये बताइए, आपने इसमें काम किया था, सुनिए मेरी बात सुनिए, आपने इसमें काम किया था? हाँ, हमने किया था। ठीक है, क्या काम किया था आपने इसमें? प्लास्टर किया था इसका, हमने किया था। ये बताइए कि आप जो इसमें मटेरियल इस्तेमाल हुआ था, क्योंकि आप उसमें काम कर रहे थे कर्मचारी के तौर पे, हाँ। तो कितना कैसा मटेरियल लगा था? बहुत घटिया लगा था, बहुत घटिया लगा था। प्लास्टर हमने खूब करा इसमें, हमने इसमें सीमेंट, अरे ठेकेदार बोल दिया कि अरे लगाओ, तुम्हें लगाने से क्या वो है? ठेकेदार पता नहीं कौन था, उसका नाम भी नहीं। कहा नहीं, किसी ने कहा नहीं कि हमारे बच्चे कल को इसमें दब के मर जाए, कोई छत गिर जाए, कुछ हो जाए? मजदूर आदमी कौन सुनता है? मजदूर आदमी कोई नहीं सुनता। केजरीवाल जी को क्या कहेंगे? उनके राज में बना था ये वर्ल्ड क्लास स्कूल। हाँ, केजरीवाल के राज में बना था। क्या कहना चाहेंगे उनको आज? आज हम क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहते। तो दीजिए कम से कम अपना मैसेज। कांग्रेस हो, आम पार्टी हो, हमारे लिए सब बराबर है। हाँ, सब बराबर, अपने अपने उल्लू सीधे करते रहो, गरीब आदमी इधर उधर धक्के खाते रहे। हाँ, मनीष सिसोदिया तो कह रहे थे कि वर्ल्ड क्लास स्कूल है, ऐसे स्कूल बनवाएंगे। हाँ, ऐसे बनवा करके फिर 2 साल बच्चे पढ़े, गिरने लगे, मरने लगे बच्चे, फिर दूसरे में शिफ्ट हो जाए। जड़ी जब मजबूत कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार। हाँ, भ्रष्टाचार है ही है। घटिया मटेरियल लगी, जब तो हमने पुकारा, हमने कहा है कि हम इसमें काम कर रहे थे। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम हरी है। हरी। तो आपने इसमें कितने साल काम किया? मैं करीब 15-20 दिन काम किया था। आपको लग रहा है कि ठेकेदार 32 करोड़ खा मजदूरी नहीं खा सकता है जी, कुछ तो लगाना चाहिए, कुछ खाना चाहिए, वो तो सब ठेकेदारों में होता है जी। लेकिन 32 करोड़ रुपए बहुत होते हैं। हाँ, 32 करोड़ बहुत होते हैं जी। और आप देख ही रहे हैं किस पोजीशन से ईंट लगी है, कैसे टाइल लगा है, और किस तरीके का सड़क और नालियां बनी हुई। केजरीवाल सरकार में भ्रष्टाचार खूब हुआ। हाँ, हुआ है जी। हाँ, हुआ है मैडम जी। आपके बच्चे भी इसमें जाते थे क्या पहले? हाँ, इसमें पढ़ते थे जी। अभी कहाँ जाते हैं? अब 27 में जाते हैं जी। दिक्कत होती है? दिक्कत पर डे की है, सुबह लेके जाना, सुबह शाम को लेके आना। पहले घर से निकले और स्कूल साहब। हाँ जी, हाँ जी, इसीलिए तो जिताए थे उन लोगों को कि हम बच्चे यहीं करीब में पढ़ेंगे। अब जो है इतनी दूर कर दिए, अब बच्चों को 20 रुपए किराया लगाओ, माँ बाप वहाँ जाएं और लेके किराया लग जाता है? 10 जाने के 10 आने के 20 रुपए पर डे। उसमें भी बच्चे को कुछ हो ना जाए? कोई सेफ्टी नहीं है,
कोई सेफ्टी नहीं। अच्छा, इसमें जो इतनी सारी दरारें पड़ गई, कभी आप लोगों ने सवाल नहीं किया मनीष सिसोदिया जी से, केजरीवाल जी से, कि भैया कैसा स्कूल बनाए थे, 4 साल भी नहीं चला? यहाँ तो दर्शन ही नहीं मिलता जी, कहाँ से सवाल उठाने जाएं। यहाँ तो कोई आता ही नहीं आम आदमी पार्टी का, बस खाली वोट लेना होता तो आते हैं, उसके बाद में कोई नहीं आता है जी। एक बार लड़की को करंट भी मार दिया था इसी स्कूल में? इसी स्कूल में, एक्सपायर भी हो गई थी ना एक बार तो। हाँ हाँ, इसी स्कूल में एक बार और मारा था। तो मनीष सिसोदिया जी तो कहते हैं, दिखा दीजिए कि ये बिल्डिंग जो है ये वर्ल्ड क्लास स्कूल है और ऐसा मॉडल जो है पूरे दिल्ली में ऐसे स्कूल बनने चाहिए। लड़की के ऊपर गिर गया था एक बार ये छज्जा है उनका, जो आगे का बना हुआ था, सिर फूट गया था लड़की का। 148 कमरे इसमें बनाए गए थे, किसी काम का नहीं है, सब ऐसा ही है। हाँ, सब छत भी गिर रही है। हाँ, गोल किसके छत भी ऐसी। तो यानी कि कह सकते हैं कि ये मतलब ये मॉडल, एक विकास के मॉडल के तौर पे ये स्कूल है, या कैसे देख रहे हैं इसको, क्या हो सकता है इसको? देख लिया मैडम, आप क्या बोलते हैं, जो भ्रष्टाचार का मॉडल है कि विकास का मॉडल है? ये तो भ्रष्टाचार का मॉडल है। खंडर है। स्कूल की अगर हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि क्या दिल्ली में ऐसे स्कूल ही आप लोग चाहते हैं कि यही मॉडल पेश होना चाहिए? नहीं, केजरीवाल जी की सरकार में मनीष सिसोदिया जी ने पेश किया। इसमें तो भ्रष्टाचार ही पूरा भरा हुआ है, जो नीचे से लेके ऊपर तक पूरा। ये कितनी बार बच्चे काफ़ी ज़्यादा चोट खा चुके हैं, एक बार करंट भी लग गया, छज्जा बच्चे को ऊपर गिर जाता है। शिक्षा का ऐसा मॉडल चाहिए, ऐसा संस्थान चाहिए, शिक्षा का स्कूल चाहिए। नेताओं को रिश्वत खाने के लिए, भरने के लिए कहाँ से बनेगा? ये सड़क को इतने प्यार से रगड़ रहे थे, खुदड़ी नहीं होगी ये, मगर रिक्शा है ना 2-3 चेंज कर दिए इधर हमने, इस पे चलते चलते पैरों की चप्पलें भी घिस गई। स्कूल के सामने की सड़क भी बेकार, पानी भरा रहता, बच्चे पानी में निकल के जाते हैं। मनीष सिसोदिया जी कह रहे थे कि ऐसे स्कूल पूरे दिल्ली में बनवाएंगे, ये तो एक मॉडल है एजुकेशन सिस्टम का, जब केजरीवाल सरकार थी। ये तो बस टूटता है और बनता है, 2-4 साल बच्चे पढ़ते हैं, बस 2-4 साल से ज्यादा पढ़ नहीं पाते इसमें, तो फिर गिरने लग जाता है। स्कूल की हालत कैसी लग रही है आपको? बहुत लग रही है? बहुत घटिया। बहुत घटिया। मटेरियल कैसा यूज किया गया? बहुत घटिया। अब बच्चा कहाँ जा रहा है स्कूल? 27 में है ना? 27 में जा रहे हैं, कुछ पहलादपुर में जा रहे हैं, कुछ 27 जा रहे हैं। दिक्कत होती है? बच्चों को दिक्कत ही हो रही सवेरे से है, कभी 6 बजे से आते बच्चे, कभी रात के 6 बजे आएंगे बच्चे, तो ऐसे बिगड़े हुए बच्चे होते, नहीं बिगड़ेंगे तो और बिगड़ जाएंगे बच्चे तो। हाँ, बस यानी कि मजबूरी में दूर भेजना पड़ रहा है। हाँ, ये स्कूल की वजह से दूर भेजना पड़ रहा स्कूल में। केजरीवाल ने तो ऐसा स्कूल बना के दिया, अब भाजपा से कैसे स्कूल की उम्मीद है? वो सब बराबर है, ऐसा ही सब बराबर है, और चाहे केजरीवाल होए चाहे भाजपा होए, ठीक है ना, कोई सब ऐसा ही है। तो आप कह रहे कि कोई किसी काम का नहीं? कोई किसी काम का नहीं, पूरी नाली भर रही, कुछ काम का नहीं है। सड़कें देखो कैसी खराब हो रही, साल भर नहीं चली सड़कें और सड़कें खराब हो रही हैं। हाँ, कई दफे रिक्शा पलट जाते, कई दफे गाड़ी पलट जाती है बेटा। पटिया डली है, इसमें लेंटर दिखा रखा है ऊपर से पोत के कि मैंने लेंटर का वो स्कूल बना दिया। इसमें जो कब हाथ से हो जाता कुछ पता ही नहीं है। लेंटर भी गिरा है कई बार, और क्या बच्चे पे गिरे, तभी तो 27 में जाते हैं बच्चे, और उधर का रोड भी नहीं है। ऐसे बरसात में भी तो इतने खड्डे हो गए थे, जो बच्चे रिक्शे पलट जाते थे, पानी भर जाता था। लेकिन बताइए 3200 इसमें तकरीबन लड़कियां थी, 2900 के करीब लड़के थे, इतने सारे बच्चे, बताओ कहाँ परेशान हो रहे हो? तो पहलादपुर में पढ़े थे जब ये स्कूल बन रहा था जब, और अभी तो लड़कियां वहीं जा रही हैं, 27 में जा रही हैं। और लड़कों को तो मुझे पता नहीं है, लड़के कहाँ पढ़ रहे, उसी में जा रहे होंगे, क्योंकि लड़कियों के बाद तो लड़के जाते होंगे। क्योंकि पहलादपुर में जब स्कूल बन रहा था, ये तो बहुत अच्छे, सारे खुश हो गए, बढ़िया स्कूल बन रहा है। सिस्टम की इतनी बड़ी लापरवाही पे क्या कहें? अरे केजरीवाल के राज में बना, तो केजरीवाल ने भ्रष्ट करा, और क्या उनके अंडर में जो इधर का विधायक होगा, नेता होगा, उन्होंने ऐसा काम कर दिया। ऐसा थोड़ी करना चाहिए। रोहिणी में इस वक्त आप मौजूद है, और जैसा कि आप इस पूरे एरिया को भी देख रहे होंगे, क्योंकि ये जो एरिया है
फेज 4 सेक्टर 26 है रोहिणी का, और डेयरी के ठीक पास में देखिए इस स्कूल को बनाया गया था। और आपको बता दूं कि लोगों में काफ़ी आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है। इनका कहना है कि सरकारें आती जाती रहती है, नेता कोई भी हो, लेकिन जनता हमेशा त्रस्ती नजर आती है। और यही 32 करोड़ का मॉडल का देखिए भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नमूना है रोहिणी सेक्टर 26 में शाहबाद डेयरी के पास में, जहां पर देखिए एक ऐसा स्कूल बनाया गया था जिसकी मिसाल पूरे दिल्ली में दी गई थी कि राजकीय माध्यमिक स्कूल है और इसके जैसे स्कूल और भी बनेंगे, लेकिन जनता को भ्रष्टाचार में लिप्त ऐसा मॉडल नहीं चाहिए जहां पर बच्चों के साथ में हादसा हो जाए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ में आंचल यादव, न्यूज इंडिया, रोहिणी सेक्टर 26, शाहबाद डेयरी। बड़ी खबर आपको बता दें, एक्टर रणवीर सिंह को जान से मारने की धमकी मिली है। व्हाट्सएप वॉइस नोट भेजकर करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी गई है। मुंबई पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सूत्रों के मुताबिक धमकी मिलने के तुरंत बाद मुंबई पुलिस ने रणवीर सिंह के बांद्रा स्थित आवास के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी है। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। तो ये बड़ी खबर, बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह को जान से मारने की धमकी दी गई है। व्हाट्सएप वॉइस नोट होता है जिसके जरिए रणवीर सिंह को यह धमकी दी गई है। तो ये अपने आप में बड़ी खबर है। थोड़ी दिन पहले रोहित शेट्टी जो बॉलीवुड में डायरेक्टर हैं, उनके घर पर फायरिंग हुई थी और अब रणवीर सिंह को, बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्टर, बड़ा चेहरा, बड़ा नाम, उनको जान से मारने की धमकी मिली है। व्हाट्सएप वॉइस नोट के जरिए जान से मारने की धमकी दी है और करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी अली शरर का। अली, थोड़े दिन पहले रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग मिली थी और अब ये नई घटना, रणवीर सिंह, फिरौती, जान से मारने की धमकी, क्या अपडेट है? देखिए बिल्कुल रवि, अभी कुछ दिन नहीं बल्कि 10 दिन पहले ही रोहित शेट्टी के आवास पर फायरिंग की गई थी, क्योंकि 31 जनवरी के देर रात पूरी घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें 5 गोलियां मारी गई थी उनके आवास के गिलास पर। यानी कि मैसेज साफ था कि गैंगस्टर दहशत फैलाने का जो अपना काम कर रहे हैं, जिसके अनुसार उनका धंधा चलता है रंगदारी का, वो बरकरार रहे। इसी के चलते लगातार अब दूसरी घटना अगर कही जाए, क्योंकि बॉलीवुड के तमाम बड़े स्टारों को लगातार गैंगस्टर निशाना बना रहे हैं और इसी के चलते रणवीर सिंह को भी चुना गया है। हालांकि रणवीर सिंह ने इस पूरे मामले की शिकायत मुंबई पुलिस से की। मुंबई पुलिस ने उनके आवास को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया, किसी को भी मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि आखिरकार वॉइस रिकॉर्डिंग भेजने वाला शख्स कौन है, क्योंकि अभी तक किसी गैंगस्टर ने इसकी पूरी जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन जिस तरह से पहले रोहित शेट्टी के आवास पर फायरिंग की गई थी, उसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी और बाकायदा करोड़ों की रंगदारी मांगी थी। सेम वैसा ही केस ये हुआ है कि इस केस में भी करोड़ों रुपए की रंगदारी मांगी गई है और न देने पर जान से मारने का साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। अब इसके चलते मुंबई पुलिस को अब बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। अब से पहले भी तमाम बड़े बॉलीवुड के स्टारों को निशाना बनाया गया, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो कपिल शर्मा हो, रोहित शेट्टी हो या अब रणवीर सिंह हो। ये वो स्टार हैं जो कि गैंगस्टरों के निशाने पर हैं। मुकम्मल तौर पर कोई तैयारी करनी होगी जिससे कि इन गैंगस्टरों की कमर तोड़ी जा सके। साफ तौर पर मुंबई पुलिस के आला अधिकारी इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं जल्द से जल्द इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और तय तक पहुंचने के बाद गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन अगर पुरानी बात की जाए तो अभी तक जो 10 दिन पहले घटना घटी थी रोहित शेट्टी के, हर बार जब हमला होता है, रोहित शेट्टी के घर पे हमला हुआ तब भी पुलिस जांच कर रही है। कपिल शर्मा के कैफे में वहां पे हमला हुआ था तब पुलिस जांच कर रही है। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई तब पुलिस जांच कर रही है। तो ये माने जो एक पुराना दौर था, 90 का दशक था, बॉलीवुड में गैंगस्टर का राज चलता था, उनकी धमकियां, क्या वही राज दोबारा लौट आया है बॉलीवुड में, मुंबई में, और पुलिस बेबस नजर आ रही है इन गैंगस्टरों के आगे? किसी को भी धमकी, किसी के भी घर के बाहर फायरिंग।
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता रवि, जिस तरह से हाल ही में घटनाएं घट रही हैं उसके बाद साफ तौर पर गैंगस्टरों का मैसेज है कि उनका वर्चस्व कायम रहे, उनका खौफ कायम रहे, इसी के चलते वो लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन पुलिस के हाथ खाली हैं, पुलिस गैंगस्टरों के खिलाफ कोई ऐसी मुकम्मल कार्रवाई नहीं कर पा रही है जिससे कि इनकी कमर टूट सके। हर हफ्ते लगातार मामले सामने आ रहे हैं और अभी शायद 10 दिन का जो ये अंतर है ये कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। रोहित शेट्टी, उसके बाद फिर रणवीर सिंह, और ये वो स्टार हैं जो कि बॉलीवुड के बड़े नामचीन चेहरे कहलाते हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। रवि, शुक्रिया अली तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर मथुरा से, एक हैरान करने वाली खबर। मथुरा में एक ही परिवार के 5 लोगों की सुसाइड का मामला सामने आया और खबर यह है कि कई साल से ये तांत्रिक के संपर्क में थे। खासकर जो परिवार का मुखिया था मृतक मनीष, तांत्रिक को 10 लाख रुपए दे भी चुका था। मुनीश पुलिस, इस पूरे मामले में पुलिस ने संदिग्ध तांत्रिक को हिरासत में लिया है, पूछताछ जारी है। आत्महत्या के पीछे अंधविश्वास या मानसिक दबाव, हर एंगल से पुलिस पड़ताल कर रही है। हालांकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन मनीष ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ सुसाइड किया था। इसमें तांत्रिक वाला एंगल सबसे प्रमुखता से नजर आ रहा है। आपको बता दें कि महावन थाना इलाके के खपरपुर गांव का यह मामला है और गांव में इस तरह के मामले हमेशा देखते हैं जब लोग अंधविश्वास के चक्कर में, तंत्र मंत्र के चक्कर में, तांत्रिकों के चक्कर में इस तरह से पूरे परिवार को खो देते हैं। ठीक ऐसा ही मामला दिल्ली के बुराड़ी में देखने को मिला था। वहां भी तंत्र मंत्र, जादू टोना, और मथुरा में भी ठीक इसी तरह से। मैं मनीष कुमार, अपनी मर्जी से मरे हैं हम, मैं उसी अपनी मर्जी से मरे हैं, इसमें किसी का दोष नहीं है। पुलिस किसी को भी परेशान न करे, न घर वालों को, न बाहर वालों को। हम अपनी मर्जी से मरे हैं, हम बहुत परेशान थे अपने दुखों से, इसलिए सभी से निवेदन है कि कोई किसी को परेशान न करे। जो मैंने प्लॉट बेची है सतीश ब्राह्मपुर वाले, उसकी चीज लक्ष्मण प्रसाद गोवर्धन के रहने वाले हैं, उस पर 12,60,000 रुपये आए हैं। बाद बाकी प्लॉट नाप के पैसे ले लें, उनका भी कोई कसूर नहीं है। हम अपने दुख से परेशान हैं और इसमें किसी की कोई भी गलती नहीं है। 3 साल से एक हवेली पे मंदिर है करुआ का, वहाँ पे उसके पास आता जाता था और किसी व्यक्ति से कोई उसे लगाव नहीं रहा था 3 साल से। खेत क्या नाम है उनका? तांत्र मनीष राम, उस हाँ ऐसे ही काम करता था। सुबह से ही बिस्तर लगा के बैठ जाता, शाम पूरे दिन हो जाता था, उठता ही नहीं था, शाम को उठता। घर पे भी कई बार देवी जागरण, जार पीर का जागरण, कभी गंगा जी नहा, कभी कुछ कर, 4-6 बार घर पर भी हवन सामग्री जागरण वगैरह करवाए, वहाँ पर भी करवाता था। तो आपको कोई तांत्रिक से जुड़ी हुई कुछ चीजें मिली घर पे कभी? अब ये तो मतलब उसके घर आवाजाही इतनी नहीं थी हमारी। तांत्रिक के पास कितना आना जाना था इनका? वो तो डेली का आना जाना था। डेली का आना जाना था। कम से कम 8-10 लाख रुपए भी वहाँ दे चुका था मंदिर के लिए। तांत्रिक को दे चुका था? हाँ। क्या लग रहा है कि क्या मतलब साइड है कि तांत्रिक का भी आता? अब तो पता नहीं है, कम से कम 3-4 महीने से उन लोगों ने इसे भटका दिया था। चलिए इस खबर पे और ज़्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी गगन पंडित का। गगन, अपने आप में ये मामला हैरान करने वाला है, सोसाइटी पे कई तरह के सवाल भी उठाता है। एक साथ 5 लोग सुसाइड कर लेते हैं, क्या वाकई में सिर्फ इसके पीछे तंत्र मंत्र है या कुछ और है? आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है गगन? तो मथुरा से ये हैरान करने वाला मामला आज सामने आया है, जहां पर एक ही परिवार के 5 लोगों ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया, जिसमें पति, पत्नी और 3 बच्चे शामिल थे। हालांकि अभी तक आत्महत्या की वजह तंत्र मंत्र को बताया जा रहा है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आएगी, उसके बाद ही पूरा खुलासा होगा। लेकिन ये मामला ठीक उसी तरह का मामला नजर आ रहा है जैसे दिल्ली के बुराड़ी में था। वहां भी एक साथ कई लोगों ने घर के अंदर आत्महत्या कर ली थी, सुसाइड कर लिया था, फांसी लगा ली थी।
ठीक उसी तरह का मामला ये मथुरा में नजर आया। कैसे लोग आज भी भूत प्रेत तंत्र मंत्र इन पे विश्वास करते हैं और अपनी जिंदगी को खत्म कर देते हैं। इसका फायदा ढोंगी तांत्रिक ढोंगी बाबा हमेशा उठाते हैं। और उसी का ये नतीजा है कि देखिए पूरा का पूरा परिवार जिसने सामूहिक रूप से घर के अंदर आत्महत्या कर दी। और सबसे ज्यादा दुख इन 3 बच्चों का है जिन्हें यह भी नहीं पता कि क्या अच्छा क्या बुरा क्या सुख दुख, वो भी नहीं बचे। तो अंधविश्वास कैसे आपके परिवार को गलत दिशा की तरफ ले जा सकता है, मौत के रास्ते पे ले जा सकता है, बर्बादी के रास्ते पे ले जा सकता है, ये तस्वीर यही बयान कर रही है। हालांकि पुलिस अभी इस मामले में जांच कर रही है। जो तांत्रिक है उसको हिरासत में ले लिया है, पूछताछ चल रही है। हो सकता है कोई पैसों का लेन देन हो, लेकिन सवाल आज के सिस्टम से है कि आज भी हम जब एआई का दौर आ गया है, आज जहां विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, आज भी लोग इन तांत्रिकों के जाल में कैसे फंस जाते हैं। आज भी लोग इन भूत प्रेत झूठे बाबाओं शॉर्टकट इन सब पर कैसे विश्वास कर लेते हैं। हमारी शिक्षा उतनी मजबूत नहीं है कि काम आदमी इनके झांसे में आ जाता है, जागरूकता उस लेवल से नहीं है। 3 छोटे छोटे बच्चे, उनका क्या कसूर था। यह घटना अपने आप में कई तरह के सवाल उठाती है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर रुक करते हैं मेरे सहयोगी गगन पंडित का। गगन, पुलिस जांच में अभी तक क्या सामने आया है? लगातार जो है पुलिस जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स का भी वेट किया जा रहा है क्योंकि पोस्टमार्टम देर शाम तक चल रहा था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अग्रिम कार्रवाई करेगी और माना जा रहा है इनके जो परिवारजन है, जो मृतक मनीष है, उनके परिजनों से जब बात की गई तो उनका कहना था कि आर्थिक स्थिति भी मजबूत है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। खेती क्यारी है, खेती क्यारी करके जो है फार्मिंग करके अपने परिवार का लालन पालन करते थे। और कहीं ना कहीं जो समाज का जो दृष्टिकोण, इसके परिवार का जो दृष्टिकोण कहना है कि इनके गांव से 2 किलोमीटर दूरी पे एक मंदिर था जहाँ पे तंत्र क्रिया होती थी। लगातार 3 साल से गाँव बहुत आना जाना था और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो तंत्र क्रिया करने वाला है उसी की वजह से जो है इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। पहले अपने बच्चों को जहर दिया गया, फिर अपनी पत्नी को मारा गया, फिर खुद को मारा गया। कहीं ना कहीं समाज में बहुत बड़ी एक घटना है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये अंधविश्वास कैसे एक परिवार को खत्म कर सकता है, ये घटना अपने आप में उसकी तस्वीर, जीती जागती तस्वीर है। पुलिस ने उस तांत्रिक को गिरफ्तार किया है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। जी देखिए, लगातार पुलिस जो अपनी कार्रवाई कर रही है, तांत्रिक को गिरफ्तार भी करने की कोशिश की जा रही है। अभी यह स्पष्ट नहीं है, पुलिस की तरफ से कोई औपचारिक बयान नहीं आया है कि तांत्रिक को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन कहीं कहीं अटकलें ये लगाई जा रही है कि ये जो इतनी बड़ी घटना को जो अंजाम दिया गया है इसमें उस तांत्रिक का कोई रोल हो सकता है। जी, और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आएगी गगन, क्योंकि उससे बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी कि वाकई में ये सुसाइड का मामला है या कुछ और है। जी देखिए, जिस तरीके से सुसाइड नोट लिखा गया है, जिस तरीके से मृतक मनीष ने खुद एक वीडियो वायरल किया है कि मैं अपने निजी दुखों से हम लोग मौत कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें निजी दुखों की, तो निजी दुख जो होते हैं वो आर्थिक समस्याएं होती हैं, पारिवारिक कलह कलेश होते हैं, लेकिन इस केस में इस तरीके से कुछ भी चीज नहीं थी। इन परिजनों का कहना है ना ही कोई कलेश था, ना ही कोई आर्थिक स्थिति कमजोर थी, और ट्यूबवेल था, ट्रैक्टर था, खेती थी, खेती करने के जो है परिवार का अच्छे से लालन पालन किया करता था। कोई किसी प्रकार की कोई पारिवारिक समस्या नहीं थी। अब जबकि एक वीडियो वायरल करने के बाद, सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड करने के बाद इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है, तो कहीं न कहीं जो परिजन है उनका आरोप है कि ये तंत्र क्रिया जो करता है, जो तांत्रिक है, उससे जुड़ा हुआ मामला देखा जा रहा है। जी शुक्रिया गगन तमाम जानकारी के लिए। वहीं वाराणसी में किसानों ने खेतों में अनोखा बैनर लगाया है। बैनर पर लिखा है, जान दे देंगे जमीन नहीं देंगे, मेरी जमीन मेरे पूर्वज और मेरे मां के समान है, किसान सौदा नहीं करेगा। पूरा मामला सेवापुरी विधानसभा के हरसोस ग्राम सभा का है, जहां किसानों ने शासन और प्रशासन के विरोध में ये बैनर लगाए। किसानों का आरोप है कि सरकार हमारी जमीन अधिग्रहित कर यहां पर कब्जा करना चाहती है। किसानों का कहना है कि जमीन हमारी मां है और हम अपनी मां का सौदा किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। अर्बन टाउनशिप और स्पोर्ट्स सिटी के नाम पर 4 गांव की जमीन अधिग्रहण की योजना है।
जरा सुनिए आखिर ग्रामीणों का इस मामले में क्या कहना है। हम खड़े हैं वाराणसी के हरसोस क्षेत्र में, जहां से आपको बता दें कि यहां से कुछ कदम के दूरी पे ही गंजारी स्पोर्ट्स स्टेडियम बन रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ हरसोस में किसानों ने किस तरीके से अपने खेतों में यह बोर्ड लगा रखा है, जिस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है मेरी जमीन मेरे पूर्वज और माँ के समान। ठीक है, किसान इसका सौदा नहीं करेंगे। बता दें कि यहाँ स्पोर्ट्स सिटी बनाने को लेकर के शासन और प्रशासन की मंशा यह है कि यहाँ पर लगभग 350 से ज्यादा एकड़ की जमीन को अधिग्रहित करना है और वहां पर एक विकास करना है। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर किसानों का यह कहना है कि हम अपनी जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। हमारे पीछे यहाँ कई सारे किसान हैं, महिलाएं भी हैं, किसान भी हैं, पुरुष भी हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। ये बताइए, आप लोग अपने खेतों में लगा रखे हैं बोर्ड कि हम जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे, क्यों? हम जमीन नहीं देंगे, कौनो कीमत पर जमीन नहीं देंगे। हमारे बाल बच्चा कहाँ जाइए, हमारे बाल बच्चन के रोजगार नहीं हो, हमने के यह सहारा हो, हमारे बाल बच्चा कहाँ जाइए, हम जमीन नहीं देंगे। कहा जा रहा है यह कि विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा, अगर आप अपनी जमीन देंगे तो शासन प्रशासन यहाँ पर विकास करेगा। नहीं तो बोले बढ़िया हमने यही पर विकास कर लेब ना, हमारे बाल बच्चा रही है तो हम बहुत विकास हो जाएगी। हम जमीन एकदम जमीन नहीं देंगे। आप लोग जमीन नहीं देंगे? प्राण निकल जाएगी बाकी नहीं देगा। प्राण निकल जाएगा लेकिन जमीन नहीं देंगे। यहाँ जो महिलाएं हैं ये उनका कहना है। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग और भी, हम उनसे भी बात करेंगे। जी आप लोगों ने खेतों में लगा रखा है बैनर, क्यों? हम लोग जमीन नहीं देंगे। हम लोग यही जन्मभूमि है, हम लोग यही में काम करते हैं, यही से बाल बच्चा पेट पर्दा हर चीज चलता है। हम 2 किलो 5 किलो राशन से हम देंगे नहीं जमीन। उनका लालच है कि हम 2 किलो 5 किलो दे रहे हैं, हमको जमीन दे दे, हम उसका लालच नहीं, मत दे हमें 5 किलो राशन, लेकिन हम अपना जमीन नहीं देंगे। या तो लेना है तो सीधे रोड पे लिया के गोली मार दीजिए, या तो जहर दे दे मर जाए, पूरी परिवार के साथ मर जाएंगे, जमीन ले लीजिए। यह हमारा कहना है, इससे ज्यादा नहीं। किसानों का कहना है कि सरकार चाहे हमें जहर दे दे लेकिन हम अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। जी ये बताइए कि यहाँ बात हो रही है कि यहाँ विकास कराने की बात हो रही है। यहाँ क्षेत्र में अगर आप लोग जमीन अपनी देते हैं तो यहाँ सरकार विकास कराएगी। विकास करेंगे कि हमें खाना देंगे, वो खाना देंगे बना के, खाना नहीं न देंगे, कहाँ से जमीन देंगे? तो हम लोग, हमारा बाल बच्चा पढ़ेंगे कि क्या करेंगे? नौकरी देंगे बाल बच्चे को हमारे? कहाँ जाएंगे हम लोग अपना पूर्वज का जमीन देकर? हम लोग यहीं पर रहेंगे, जान देंगे, जमीन नहीं देंगे। किसानों का दर्द छलक रहा है सीधे तौर पर। यहाँ पे जो किसान है उनका कहना है कि हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए, हमें रोजी रोटी के सबसे बड़ी संकट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो किसान हैं उनके पास थोड़ी थोड़ी जमीनें हैं, थोड़ी थोड़ी जमीनों पे किसी तरीके से वो अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग आ रहे हैं। चाचा ये बताइए कि जो बातें हो रही हैं जमीन को लेकर के और बैनर आप लोग लगाए हैं खेत में कि हम जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे, और उनका मुआवजा का बात नहीं है, क्या नाम से जमीन की बात है। जमीन हम लोग नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए, हमने मर जाएंगे वो ठीक है, लेकिन जमीन नहीं देंगे। मुआवजे की बात कर रही है कि मुआवजा दिया जाएगा आप लोग? नहीं, मुआवजा हमके न चाहिए, जमीन हम नहीं देंगे। हाँ, मर जाएंगे वो ठीक है, मुआवजा लेके कहाँ जाएंगे हम लोग? कौन ओरी जाब, कहाँ रहब, क्या करब, कहाँ मिली? उनके जमीना नहीं मिला था, क्या नाम से खाली है कुल जमीन देखा था, फसल देखा, क्या नाम से हमने का कमाई कैले है, क्या नाम से फसल तैयार होता, और उन्हें जमीन कहा था कि सड़ पापड़ है। हाँ, 5 किलो राशन देता देकर मतलब सबके खरीद ले ले हान। हम लोग जमीन नहीं देंगे, सीधी बात। यहाँ किसानों में भारी आक्रोश है। किसानों का साफ तौर पर यह कहना है कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो लेकिन हम अपनी जमीन नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। क्या आप लोगों को विकास नहीं चाहिए? विकास हम लोग खुद कर लेंगे, हम लोग जितना जमीन है उतने में अपन हम लोग विकास कर लेंगे। अगर ले लेंगे जमीन तो हमारा परिवार कहाँ जाएगा? ऐसा जमीन हम लोगों को कहीं अब नहीं मिलेगा। 2 4 10 बिस्सा जो है उसी में हम लोग जी लेंगे, लेकिन जमीन नहीं देंगे। किसानों का कहना है कि ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए, क्योंकि जो इनके जीविकोपार्जन का मुख्य
केंद्र बिंदु है वह है इनकी जमीन, और यह वह जमीन किसी भी कीमत पर शासन और प्रशासन को देने को तैयार नहीं है। अब देखना यह होगा कि सरकार इसको लेकर के आगे क्या निर्णय लेती है। वाराणसी से न्यूज इंडिया के लिए अमल श्रीवास्तव। खबर यूपी के आगरा से है, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री मामले में एसआई ने एआई की मदद से युवती की हत्या की गुत्थी सुलझाई। पुलिस ने मर्डर मिस्ट्री का खुलासा करते हुए प्रेमी को दिल्ली से गिरफ्तार किया, साथ ही आरोपी के माता पिता को भी गिरफ्त में लिया है। डीसीपी पश्चिमी आदित्य सिंह के अनुसार प्रेमी ने परिवार के साथ मिलकर युवती की हत्या की साजिश रची। बताया जा रहा है कि युवती ने आरोपी से शादी के लिए इनकार कर दिया था और वो उनकी अवैध गतिविधियों में उनका साथ नहीं दे रही थी, जिसके चलते युवक ने साजिश रची और युवती को मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद युवती का शव यमुना एक्सप्रेसवे पर फेंक दिया गया। यमुना एक्सप्रेसवे के पास युवती का शव मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच में जुटी है। जिससे हमें जानकारी प्राप्त हुई कि जो मृतका है वो रहने वाली महोबा की थी, जो कि वर्तमान में दिल्ली में रह रही थी। उसी क्रम में उनके परिवार से संपर्क किया गया और परिवार की तहरीर पर एक मुकदमा 9226 को पंजीकृत किया गया और अन्य डिजिटल व फिजिकल सभी एविडेंस को एकत्रित करते हुए इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है वो सनी है। सनी पिछले 3-4 साल से मृतके के साथ लिव इन में दिल्ली में रह रहे थे और जो मुख्य अभियुक्त है इनका किसी और महिला से भी संबंध था, जिसका कि अक्सर मृतका विरोध करती थी। उसी क्रम में इनके द्वारा जो मृतका है उनके साथ में घटना कारित की गई और घटना कारित करने के बाद उनके शव को छुपाने के लिए, साक्ष्य मिटाने के लिए उनका साथ उनके ही एक अन्य साथी और उनकी माताजी ने दिया और उनके द्वारा इस शव को दिल्ली से लाकर एक्सप्रेसवे पर, जो कि आगरा की सीमा में लगता है, वहां पे इस तरीके से रखा गया था। वहीं बांग्लादेश में आम चुनाव से महज 48 घंटे पहले एक बार फिर हिंदू समुदाय पर हमले की खबर सामने आई है। मैन सिंह जिले के त्रिशाला उपजिला में एक हिंदू चावल व्यापारी सुषेण चंद्र सरकार की उनकी दुकान में कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी गई। हत्यारों ने शव को दुकान के अंदर छोड़कर शटर बंद किया। वारदात के बाद हमलावरों ने ताला लगा दिया, मौके से फरार हो गए। त्रिशाल पुलिस स्टेशन के अधिकारी इंचार्ज मोहम्मद फिरोज हुसैन ने इस हत्या की पुष्टि की है। कारोबारी सुषेण चंद्र सरकार चावल कारोबारी थे। पुलिस ने बताया कि व्यापारी अपनी दुकान में अकेले थे। इसी का फायदा उठाकर हत्यारे दुकान में घुसे और व्यापारी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले के बाद उन्होंने शटर नीचे खींचकर घटनास्थल से फरार हुए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी और जांच में क्या आएगा सबको मालूम है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। तो आपको बताते हैं कि बांग्लादेश में किस तरह से एक के बाद एक लगातार मामले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं हिंदुओं पर अटैक के। 10 फरवरी 2026 को सुषेण चंद्र सरकार की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। 11 जनवरी 2026 को समीर दास नाम के हिंदू ऑटो चालक की हत्या की गई। यह सिलसिला आगे भी इसी तरह से बढ़ता चला जा रहा है। 11 जनवरी 2026 को प्रोलाय चाकी की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। शेख हसीना के पार्टी के नेता थे प्रोलाय। और 10 जनवरी 2026 को जॉय मोहपात्रा को हिंसक भीड़ ने पीट कर मार डाला। सवाल यही है कि आखिरकार कितने हिंदुओं की हत्या। 6 जनवरी की देख लीजिए, मिथुन सरकार को चोरी के इल्जाम में नदी में डुबाकर मार डाला गया। वहां पे लिंचिंग शुरू हो गई है। 6 जनवरी 2026 को शरत मणि चक्रवर्ती की धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या की गई। 5 जनवरी 2026 को राणा प्रताप बैरागी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हर एक दिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर अटैक हो रहा है। 31 दिसंबर 2025 को खोकन चंद्र दास की दुकान से घर लौटते वक्त पीट कर हत्या कर दी गई। यानी जनवरी हो फरवरी हो, हर जगह यही मामला है। 29 दिसंबर 2025 को बजेंद्र विश्वास को उनके ही सहयोगी ने, कभी कभी हम नारे लगाते हैं भाई भाई, लेकिन उनका ही सहयोगी था, उसने मार डाला। 24 दिसंबर 2025 को अमृत मंडल को हिंसक भीड़ ने मौत के घाट उतार दिया। 18 दिसंबर दीपू चंद्र दास को पीट कर कैसे जिंदा जलाया था, ये तो पूरी दुनिया ने तस्वीरें देखी थी।
कि कैसे जल्लाद, कितने दरिंदे बांग्लादेश में इस वक्त रह रहे हैं। सुषेण चंद्र सरकार, चाकू गोदकर हत्या, एक नया मामला अब वहां पे ये सामने आया है। मामले खत्म नहीं हो रहे हैं, हर दिन हमले हो रहे हैं। ये वही बांग्लादेश है जो तरक्की के रास्ते पे चला था, अब कट्टरवाद और ये हत्याओं के रास्ते पे चल पड़ा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कानपुर में लैम्बोर्गिनी कार से 6 लोगों के कुचलने का मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया। कारोबारी पिता के मिश्रा आज ग्वालटोली थाने पहुंचे, जहां उन्होंने दावा किया कि हादसे के वक्त बेटा शिवम कार में था ही नहीं, बल्कि ड्राइवर मोहन लैम्बोर्गिनी कार चला रहा था। शिवम उस वक्त सो रहा था। के मिश्रा ने कहा कि हादसे के बाद कार लॉक हो गई थी, जिससे बेटे की तबीयत बिगड़ गई। ठीक होने पर बेटे को लेकर मैं खुद थाने आऊंगा। मीडिया ने पूछा, पुलिस कमिश्नर ने कहा कि गाड़ी शिवम चला रहा था। इस पर पिता ने जवाब दिया, पुलिस कमिश्नर झूठ बोल रहे हैं। कारोबारी के वकील ने दावा किया कि शिवम बेहोश है और दिल्ली में भर्ती है। उधर लैम्बोर्गिनी कार मामला लखनऊ में पहुंचा। सीएम योगी ने अफसरों को कार्रवाई के सख्त आदेश दिए हैं। हादसा रविवार दोपहर को हुआ था। उसी रात कार के नंबर के आधार पर अज्ञात ड्राइवर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद मामला तूल पकड़ा, पुलिस बैकफुट पे आई। पुलिस जांच में एक वीडियो सामने आया जिसमें शिवम को उनके बाउंसर कार की ड्राइविंग सीट की ओर से निकालते दिखे। कमिश्नर रघुबीर लाल ने कहा कि जांच में सामने आया कि शिवम मिश्रा ही गाड़ी चला रहा था, इसलिए एफआईआर में उसका नाम जोड़ा गया। उधर कानपुर के लैम्बोर्गिनी हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जो हादसे के पहले का है। वीडियो में आरोपी शिवम लैम्बोर्गिनी को चलाता दिख रहा है। वीडियो सामने आने के बाद वकील के झूठ का पर्दाफाश हुआ है। आरोप लगाया जा रहा है कि शिवम मिश्रा गाड़ी चला रहे थे, मगर आपका क्या कहना है? ये मैंने तो अपनी बात कह दी इसके पहले भी, अब जांच का विषय है, जो होगा देखा जाएगा। तो आपका क्या कहना है, उसमें शिवम मिश्रा गाड़ी में थे या कोई ड्राइवर चला रहा था? शिवम मिश्रा और ड्राइवर दो लोग थे। अच्छा। मैं शुरू से कह रहा हूँ, गाड़ी ट्रायल लेने के लिए गया था, ट्रायल लेके लौटे, जब उसकी तबीयत खराब होने लगी तो ड्राइवर ने ब्रेक मारा, गाड़ी धीमी की, एक टेम्पो ने टक्कर मारी। सारी बात मैं मीडिया को बता चुका हूँ। अभी मेरे घर पे लोग खड़े हुए हैं। मेरे भैया मीडिया क्या चाहती है सर? कल से सर ये पूछना चाहता हूँ क्या चाहते भी आ रहे हैं आपके घर में शिवम से बातचीत करने के लिए? शिवम वहाँ नहीं, तो कैसे बात करेंगे? सर शिवम जो है, मैं था। वो कार ड्राइवर था, उसका हमारी विवेचना में नाम आ गया है। उसका नाम शिवम मिश्रा है। जैसे अभियोग पंजीकृत सुसंगत धाराओं के अंतर्गत किया जा चुका है। इसमें जो उनके परिवार वालों से कांटेक्ट हुआ है, कल हमारी टीम ने प्रयास करा था उनके घर में पूछताछ करने के लिए, लेकिन उनके घर से सहयोग नहीं मिला और उन्होंने अपना कहना था उनका कि डर की वजह से उन्होंने अपना घर नहीं खोला है। मल्टीपल जगहों पर उनके बारे में जानकारी दी गई, हमारी टीमें गई, तब जाकर के उन्होंने अपना स्पष्ट पक्ष रखने के लिए उन्होंने कहा कि हम आपकी क्वेश्चनिंग में शामिल होंगे और विवेचना के लिए वो अपने उनके पिताजी, लड़के के पिताजी थाने पे आ रहे हैं, अपना पक्ष रखेंगे और उनका कहना है कि उनका बेटा उसके अस्वस्थ है और जल्दी से जल्दी अपने बेटे को भी पुलिस में इंटरोगेशन में शामिल कराएंगे। और जैसे ही उनका इंटरोगेशन हो जाएगा तो हमारे पास जो हमने सीसीटीवी फुटेज और जो हमारे जानकारी हमने कलेक्ट करी है, उसके आधार पर विवेचना का शीघ्र निस्तारण करके सही धाराओं के अंतर्गत चार्जशीट कोर्ट में तुरंत भेजी जाएगी। पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे की किताब को लेकर सड़क से सदन तक हंगामा बरपा हुआ है। अब इससे जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एंट्री हो गई है। एमएम नरवणे की किताब लीक होने के मामले की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल करेगी। पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एफआईआर दर्ज की है। मामले में जांच का दायरा अब आगे बढ़ रहा है, क्योंकि डिफेंस से जुड़ी जिस किताब को छापने की अनुमति अभी तक रक्षा मंत्रालय को नहीं मिली है, फिर वो किताब कैसे छप गई और किसके इशारे पे छपी, इस किताब की कॉपी किसने लीक की, कैसे लीक की गई। हालांकि अब जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ेगा, उससे कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब ने सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचा रखा है। अब उस किताब की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल करेगी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एफआईआर दर्ज की है और उस एफआईआर की जांच अब आगे बढ़ रही है। देर रात इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन इस किताब की अगर बात की जाए तो ये पूर्व जनरल जो कि सेना प्रमुख थे,
उनके हाथ की किताब है। हालांकि जब भी कोई किताब लॉन्च की जाती है या पब्लिश की जाती है तो उससे पहले गृह मंत्रालय से परमिशन लेनी होती है, यानी कि रक्षा मंत्रालय की कोई भी अगर किताब बाहर आएगी तो उसकी परमिशन बाकायदा गृह मंत्रालय से लेनी होगी। इस किताब की परमिशन नहीं दी गई थी, फिर वो कैसे राहुल गांधी के हाथ में आई? संसद में उस बात को लेकर बड़ा हंगामा भी हुआ। इसी के चलते अब ये पूरा मामला हाईलाइट होता जा रहा है, क्योंकि जो जांच का दायरा है वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल आगे बढ़ा रही है। साफ तौर पर हमारे सूत्रों का ये कहना है, जो कि दिल्ली पुलिस में है, कि इस पूरे मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी कई सारे बड़े नामचीन चेहरे भी इस जांच की जद में आएंगे, क्योंकि ये पूरा मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। लेकिन कैसे ये किताब बाहर आई, ये अपने आप में एक बड़ा गंभीर विषय है, जिसको लेकर की जांच दिल्ली पुलिस की जारी है। अब देखने वाली बात ये होगी, जिस तरह से सूत्रों का भी दावा है और एफआईआर में जो जिक्र किया गया है कि जिस किताब का पब्लिश करने के लिए मनाही थी, फिर वो कैसे राहुल गांधी सांसद के हाथ में आई और कैसे वो संसद तक पहुंची, ये अपने आप में एक गंभीर विषय है, जिसको लेकर की दिल्ली पुलिस अपनी जाँच का दायरा आगे बढ़ा रही है। कैमरामैन अरब के साथ अली शरर, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक।